21वीं सदी ने कई आकर्षक और परेशान करने वाले रहस्य पैदा किए हैं, जिन्हें डिजिटल जुड़ाव ने उजागर भी किया और छुपाया भी। ये मामले इसलिए बने रहते हैं क्योंकि हर सुराग जो खुलासा करना चाहिए वो सिर्फ और सवाल खड़े कर देता है। नंबर 20। साल 2001 में एक अजीब रहस्य पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में फैल गया और जैसे जैसे जांचकर्ताओं ने और खोजबीन की, यह और भी अजीब होता गया। यह सब कुछ कथित इजरायली कला छात्र के एक समूह से शुरू हुआ, जो अचानक अमेरिका के 40 शहरों में सरकारी दफ्तरों की ओर बढ़े। कहा गया कि वे अधिकतर डीईए दफ्तरों में दिखे और बहाना था कि वे जी मैन को आर्ट बेचने आए हैं। उन्होंने कई डीईए और अन्य अफसरों के घरों पर भी अजीब तरह से दौरा किया। कुछ मामलों में रिपोर्ट किए गए आर्ट स्टूडेंट्स ने उन जगहों पर भी दौरा किया जो सार्वजनिक रूप से ज्ञात नहीं थी, जिनमें वे इलाके भी शामिल थे जिनका कोई आधिकारिक पता नहीं था, जैसे डीईए के वे दफ्तर जिन्हें सार्वजनिक रूप से इस रूप में पहचाना भी नहीं गया था। आर्ट बेचने वाले लोग 2001 के पहले 6 महीनों तक ऐसा करते रहे। 3 महीने बाद नेशनल काउंटर इंटेलिजेंस एग्जीक्यूटिव्स के कार्यालय ने यह पैटर्न पहचाना और मार्च में चेतावनी दी कि पुरुष और महिलाएं सुरक्षा पार कर संघीय इमारतों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बताया गया कि इन समूहों की महिलाएं सरकारी कर्मचारियों से मुलाकात में फ्लर्ट कर रही थी। 2 रहस्यमय लोगों को बिना अनुमति प्रवेश के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उनके पास नकली ग्रीन कार्ड और वीजा मिले। कई लोग बार बार गराज और पिछले दरवाजों से इमारतों में घुसने की कोशिश करते पाए गए। एक मामले में इन व्यक्तियों में से एक को यूरोकाबेल फेडरल बिल्डिंग में फर्श का नक्शा लेकर घूमते देखा गया। डीईए, एटीएफ, एयरफोर्स, एफबीआई, सीक्रेट सर्विस और यूएस मार्शल सर्विस ने 6 महीनों में 130 तक घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया। इस पैटर्न से पता चला कि खुफिया एजेंसियां संगठित खुफिया जानकारी जुटाने का निशाना बन रही थी, लेकिन किस उद्देश्य और किसके लिए यह कोई नहीं जानता। नंबर 19। 39 वर्षीय जॉन हुआ वू वॉल्थम मैसाचुसेट्स में बोस्टन जीनोम थेरेप्यूटिक्स कॉरपोरेशन में कर्मचारी थे। यहाँ जॉन वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में आणविक जीव विज्ञान और फंक्शनल जीनोमिक्स पर शोध करते थे। 22 जुलाई 2002 को हालांकि जॉन हुआ ने ऑफिस में फोन करके बताया कि वे बीमार है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्हें कौन सी बीमारी हुई है। कई दिन बिना संपर्क के बीते, जिससे सहकर्मी चिंतित हो गए। 26 जुलाई को उन्होंने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया और एक वेलफेयर चेक की मांग की। पुलिस अपार्टमेंट गई और उनका वाहन कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में खड़ा पाया, लेकिन अंदर जाने पर वो आदमी नहीं मिला। 6 अगस्त 2002 को वॉल्टन पुलिस विभाग ने लापता व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज की। तब तक जीन हुआ 2 हफ्तों से लापता थी। उनकी गुमशुदगी के हालात अब भी स्पष्ट नहीं हैं। तब से उन्हें किसी ने नहीं देखा है और अधिकारियों की मदद के लिए कोई सूचना भी नहीं आई है। उनका मामला लापता के रूप में दर्ज है और आज भी अनसुलझा है। लापता व्यक्ति को एक एशियाई पुरुष के रूप में वर्णित किया गया है, जिसके काले बाल और भूरे रंग की आंखें हैं। उसकी लंबाई 5 फीट 6 इंच है और वजन 101 पाउंड है। ये पता नहीं है कि अपनी गुमशुदगी के समय वो क्या पहने हुए थे, लेकिन जानकारी वॉल्टन पुलिस विभाग को 781 314 3600 पर दी जा सकती है। नंबर 18। 1970 में बाहरी अंतरिक्ष से आया सबसे प्रसिद्ध रहस्यमय रेडियो सिग्नल पकड़ा गया था। 2003 में सेटी की एक समान और रहस्यमय खोज ने इसे पीछे छोड़ दिया। उस साल फरवरी में जब बाह्य बुद्धिमत्ता की खोज में लगे खगोलविदों ने अरेसिबो, प्यूर्टो रिको में स्थित रेडियो टेलीस्कोप स्टेशन को आकाश के लगभग 200 हिस्सों की ओर घुमाया। यही टेलीस्कोप कई अजीब और अनसुलझे रेडियो सिग्नल्स का पता लगाने के लिए जिम्मेदार था। अब वे उन्हीं सिग्नल्स को दोबारा पकड़ने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनका और अध्ययन किया जा सके, लेकिन जब तक वे डेटा का विश्लेषण पूरा करते, उन्होंने पाया कि वे सभी सिग्नल्स पहले ही गायब हो चुके थे, सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सभी। SHG B01+14 ही एकमात्र सिग्नल बचा था और अजीब बात यह थी कि वह और भी मजबूत होता जा रहा था। अब उसी संकेत का
कई अलग अलग मौकों पर पता चला है, लेकिन वह अभी भी एक आकर्षक रहस्य बना हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार यह सिग्नल किसी अज्ञात खगोलीय घटना या टेलीस्कोप की गड़बड़ी से आया हो सकता है। ये सिग्नल 1420 मेगाहर्ट्ज पर रहता है, जो हाइड्रोजन की मुख्य आवृत्तियों में से एक है, और हाइड्रोजन सबसे सामान्य तत्व है जो ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण करता है। खगोलविदों के अनुसार यह सिग्नल मीन और मेष नक्षत्रों के बीच के क्षेत्र से आ रहा है, जहां 1000 प्रकाश वर्ष में कोई ज्ञात ग्रह प्रणाली नहीं है। विशेषज्ञ इस अजीब सिग्नल के बारे में निश्चित नहीं है, जिसमें किसी अज्ञात स्रोत का एक अज्ञात संकेत चिन्ह है और जो किसी भी ज्ञात खगोलीय वस्तु से मेल नहीं खाता। कुछ खगोलविदों का मानना है कि यदि बाहरी ग्रहों के प्राणी अपनी उपस्थिति जताना चाहें तो शायद वे इसी आवृत्ति का उपयोग करेंगे। नंबर 17। गाय कीफर ने 1984 से 2002 तक फ्रांसीसी वित्तीय समाचार पत्र के लिए काम किया और इसके बाद वे पश्चिम अफ्रीका चले गए, जहां उन्होंने अगले 2 साल तक काम किया। यहां रहते हुए उन्होंने अफ्रीकी सरकारों में भ्रष्टाचार पर लिखा और उपद्रवी कहलाए, जिन्होंने 3 महाद्वीपों पर विवाद खड़ा किया। अप्रैल 2004 में आइवरी कोस्ट में तैनाती के दौरान पत्रकार एक संवेदनशील विषय की जांच कर रहे थे, जिससे उन्हें और विवादों का सामना करना पड़ता। वह कोकोआ के मुनाफे, राजनीति और हथियारों के जटिल संबंधों पर लिख रहे थे, जो आइवरी कोस्ट सरकार से जुड़ी कहानी थी, जिससे कथित धमकियों के कारण गाय अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए। और दोस्तों और परिवार के अनुसार 54 वर्षीय ने अपनी चिंताएं जाहिर की थी, यह दावा करते हुए कि जिस खबर की वह रिपोर्टिंग कर रहे थे उसके कारण उन्हें धमकियां मिल रही थी। कुछ दिनों बाद 16 अप्रैल को गाय का व्यस्त मोबाइल फोन असामान्य रूप से बंद था। उसी दिन पत्रकार को दोपहर 1 बजे अबिजान शॉपिंग सेंटर की पार्किंग में देखा गया। उन्हें आइवोरियन सरकार में भ्रष्टाचार की सूचना मिलने पर वहां बुलाया गया और पहुंचने के बाद उनकी गतिविधियां रुक गईं। इस पार्किंग में क्या हुआ और उनकी गुमशुदगी के हालात अज्ञात हैं। बाद की जांच में पता चला कि पत्रकार को आखिरी बार मिशेल लेग्रा ने देखा था, जो व्यवसायी और आइवोरियन राष्ट्रपति लॉरेंट गवाग्बो के भाई है। लेग्रा ने गाय के अपहरण में शामिल संभावित आइवरियन लोगों की सूची दी। इसके बाद जो कानूनी कार्यवाही हुई वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। गाय अब भी लापता था और किसी को भी उस दिन क्या हुआ इसका ठीक ठीक पता नहीं था। तब से कोई उसे देख या उसकी खबर नहीं मिली। नंबर 16। ये 21 फरवरी 2005 सोमवार का दिन था जब मेलबर्न एयरपोर्ट का नीला टर्मिनल एक डरावनी और रहस्यमयी घटना का गवाह बना। उस दिन चक्कर, मतली और सिरदर्द की समस्या केवल इसी टर्मिनल में हुई, जिससे 57 लोग प्रभावित हुए और आपातकालीन सेवाओं ने तुरंत जांच शुरू की। मीडिया ने गैस लीक को संभावित कारण बताया, जिससे अचानक सांस की तकलीफ और अज्ञात लक्षण हुए। लेकिन रासायनिक जांच में हवा में गैस के कोई निशान नहीं मिले और कभी भी कोई लीक नहीं पाया गया। वायु गुणवत्ता की जांच की गई, लेकिन विशेषज्ञों को हवा में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो इस अचानक शुरू होने वाली समस्या का कारण बन सके। सुबह 7:12 बजे एक समाचार एजेंसी के कर्मचारी टर्मिनल के अंदर एस्केलेटर के निचले सिरे पर बेहोश पाए गए, जिससे पहली सूचना मिली। समाचार एजेंसी के एक और कर्मचारी भी ऐसे ही लक्षणों के साथ बेहोश हो गए। सुबह 9 बजे के तुरंत बाद 15 मीटर दूर स्थित अमेरिकन एक्सप्रेस काउंटर पर काम करने वाली एक महिला बीमार हो गई और थोड़ी ही देर बाद इस काउंटर पर काम करने वाले 3 अन्य कर्मचारी भी बीमार पड़ गए। दोपहर 2 बजे तक अंतिम मामला दर्ज हुआ। 57 प्रभावित लोगों में से 47 को अस्पताल ले जाया गया और बाकी 10 ने मदद लेने से इनकार कर दिया। सभी पीड़ित पूरी तरह से ठीक हो गए, केवल कुछ लोगों ने ही अगले कुछ दिनों में बने रहने वाले लक्षणों की शिकायत की। वायु परीक्षण और अस्पताल जांच से नतीजा न मिलने पर अधिकारियों ने टर्मिनल में साझा संपर्क के स्रोत जैसे खाना और पानी तलाशे, पर कोई संबंध नहीं मिला। जांच के अंत तक टर्मिनल में फैली रहस्यमय बीमारी को क्लासिक सामूहिक मनोवैज्ञानिक बीमारी यानी एक साझा भ्रांति के रूप में माना गया, लेकिन पीड़ित इससे अलग राय रखते हैं। नंबर 15। 20 वर्षीय जैसन एलिस इंडियानापोलिस इंडियाना में 9820 विलो ट्री लेन के अपार्टमेंट सी में हाई स्कूल दोस्तों के साथ रहता था।
लगभग 4 दिसंबर 2006 के आसपास जैसन को अपनी मां निएट्रिस बिलिंग्सले से अपनी कार का रेडिएटर बदलवाने के लिए कुछ पैसे मिले थे। इसी समय के आसपास उसके साथ रहने वाले दोस्त शहर से बाहर चले गए थे। लौटने पर जैसन गायब था, पर उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा। उन्होंने देखा कि उसकी चीजें गायब थी और समझा कि वो जा चुका है। हालांकि कुछ दिनों बाद उसकी मां चिंतित हो गई, क्योंकि 4 तारीख के बाद से उसका कोई पता नहीं चला था और उन्होंने स्थानीय पुलिस विभाग में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांचकर्ताओं ने रूममेट से बात की, जिन्होंने कहा कि वह अपनी चीजें लेकर गया, लेकिन उसकी कार अपार्टमेंट में थी। जांच में पता चला कि जैसन ने अपनी आखिरी 2 तनख्वाहें नहीं ली और उसका डेबिट कार्ड भी इस्तेमाल नहीं हुआ। नियाट्रिस इंडियानापोलिस गई अधिकारियों से बात करने और वहां अपने बेटे की टी-शर्ट मिली। हालांकि यह कैसे मिली स्पष्ट नहीं है। अपार्टमेंट की तलाशी लेने पर जांचकर्ताओं ने पाया कि लापता महिला की कंबल गायब थी और इससे यह सिद्धांत मजबूत हुआ कि इसमें कोई गलत हरकत हुई थी। लेकिन अपार्टमेंट में कोई संघर्ष नहीं मिला। इस मामले को न तो मीडिया कवरेज मिली, न ही कोई खोज दल बना। निच्छे ने अकेले कचरे के डिब्बों और तालाबों में ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं मिला। 2008 में डिटेक्टिव चार्ल्स गूल्ड ने जांच संभाली और कई सुरागों का पीछा किया, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं मिला। अब मामला ठंडा पड़ गया है। जवाबों की जगह सिर्फ कयास है। जेसन को एक अफ्रीकी अमेरिकी पुरुष के रूप में बताया गया है, जिसकी लंबाई 6 फीट है और वजन लगभग 160 पाउंड है। उसके बाल काले थे और आंखें भूरी थी और यह भी जाना जाता था कि उसके दोनों कान छिदे हुए थे और उसका आगे का एक दांत टूटा हुआ था। उसकी गुमशुदगी से संबंधित जानकारी इंडियानापोलिस मेट्रोपॉलिटन पुलिस को 317-413-7440 पर दी जा सकती है। नंबर 14। 2007 के अंत में गूगल ने एक अजीब असामान्यता देखी। 2007 गूगल स्पाइक असामान्यता सिर्फ कुछ शब्दों तक सीमित नहीं थी। इसके बजाय लगभग हर कल्पनीय क्वेरी के लिए गूगल सर्च में जबरदस्त उछाल आया था। सर्च की इस बाढ़ का श्रेय सिर्फ इंसानों को नहीं था। यह माना गया कि यह स्पाइक तकनीकी समस्या या गड़बड़ी के कारण हुआ, जिससे लगभग हर कौन, क्या और कब सर्च हुई थी। इंसानों की क्वेरीज मुख्य रूप से आईफोन लॉन्च, सेलिब्रिटी और ट्रेंडिंग फिल्मों शोज पर थीं, जिससे स्पाइक तकनीकी त्रुटि लगती है। कुछ लोग मानते हैं कि यह रहस्यमयी त्रुटि किसी दुष्ट व्यक्ति या संगठन की करतूत थी। ऐसा लगता है कि कोई शायद प्रतिस्पर्धी गूगल के सर्च एल्गोरिदम को क्रैक करने की कोशिश कर रहा था, जिससे क्वेरीज अचानक बढ़ गईं। हालांकि विशेषज्ञ यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि इसका कारण क्या था। यह घटना अजीब और चिंताजनक थी, क्योंकि गूगल अग्रणी सर्च इंजन है जिसके पास अरबों यूजर्स का डेटा है। नंबर 13। स्टीफन कूपर का जन्म 1961 में हुआ था। वे पूर्व टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर थे और वेस्ट यॉर्कशायर के हडर्सफील्ड के गोल्डकार में रहते थे। उनकी एक पार्टनर और एक बच्चा है और उन्हें मार्फन सिंड्रोम नामक दुर्लभ आनुवांशिक बीमारी है। इस बीमारी के कारण स्टीफन के लिए चलना मुश्किल हो गया था और वे कभी कभी चलने के लिए छड़ी का सहारा लेते थे। ये 21 जनवरी 2008 को स्टीफन के 47वें जन्मदिन पर था, जब वे रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। सुबह करीब 3:40 बजे माना जाता है कि स्टीफन ने गोल्डकार घर छोड़ा और फोन, पासपोर्ट, बैंक कार्ड वहीं छोड़ दिए। उन्होंने अपने साथी या बच्चे के लिए कोई नोट नहीं छोड़ा और अपनी नीली फोर्ड फोकस कार में निकल गए। उसी दिन बाद में वाहन को एक पर लंदन से एडिनबर्ग की ओर उत्तर दिशा में देखा गया। एक हफ्ते बाद वो गाड़ी किंगुसी और स्पीन ब्रिज के बीच एक कच्ची सड़क पर स्कॉटिश हाईलैंड्स के पास पाई गई। वाहन में या पास स्टीफन का कोई सुराग नहीं मिला। फोर्ड में सिर्फ एक ही सबूत मिला और वह था ग्रीनॉक के मॉरिसन स्टोर की एक रसीद। उस कागज पर गायब होने वाले दिन सुबह 9:48 बजे का टाइम स्टैम्प था। 2 सॉफ्ट ड्रिंक, 2 मफिन, 2 पैक सैंडविच और 1 बोतल विस्की थी। इनमें से सिर्फ एक को छोड़कर सब गाड़ी में मिल गईं। लिस्ट से विस्की की बोतल गायब थी
और नहीं मिली, लेकिन उसकी गत्ते की ट्यूब पीछे रह गई थी। ये पता नहीं है कि स्टीफन ने ये चीज़ें खरीदी थी या नहीं, क्योंकि उसके पास कोई पैसे नहीं थे, लेकिन उसके बैंक कार्ड घर पर ही रह गए थे और वह आमतौर पर नगद पैसे लेकर नहीं चलता था। परिवार और दोस्तों को लगता है कि किसी को उसकी गुमशुदगी की और जानकारी है। वाहन मिलने के बाद इलाके में बड़े पैमाने पर खोज अभियान चला, जिसमें खोजी कुत्तों, माउंटेन रेस्क्यू टीमों और हेलीकॉप्टरों की मदद ली गई, लेकिन स्टीफन अब भी लापता है। उसकी उम्र बढ़ी तस्वीर जारी की गई है ताकि कोई उसे पहचान सके और लापता व्यक्ति की जानकारी 1,16,000 पर मिसिंग पीपल चैरिटी को दे सके। 00. नंबर 12। दिसंबर 2009 में नॉर्वे के आसमान में एक अनोखी घटना दिखी, जिससे स्थानीय लोग और वैज्ञानिक डरे और जिज्ञासु हो गए। तड़के ही नॉर्वेजियन सर्पिल विसंगति घटी थी। इसे स्वीडन से भी देखा जा सकता था और उस क्षेत्र से इसकी तस्वीरें भी ली गई थीं। यह विसंगति चमकीली नीली रोशनी के रूप में दिखी, जो आसमान में ऊपर उठी, और कुछ सेकंड में देखने वालों ने देखा कि केंद्र से एक विशाल सर्पिल खुलने लगा। गवाहों के अनुसार पूरी तरह फैलने पर बीच से हरे नीले रंग की रोशनी निकली, जो 2 मिनट तक हल्की होती रही और फिर गायब हो गई। रिपोर्टों के मुताबिक अंदर की वस्तु घूमती आग के गोले जैसी थी, जिससे बाहर बड़े छल्ले बन रहे थे। तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर तेजी से फैल गए, जिनके साथ यह अटकलें भी थीं कि यह रहस्यमय घटना किसी वैकल्पिक आयाम का रास्ता है। सीधे वैज्ञानिक स्पष्टीकरण के अभाव में देखने वालों ने अपने निष्कर्ष निकाले। कुछ लोगों ने नॉर्वेजियन सर्पिल विसंगति को प्रोजेक्ट ब्लूबीन से जोड़ा, तो कुछ ने लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर से संबंध बताया। अजीब है कि एक कम शानदार घटना 1 माह पहले भी नॉर्वे में हुई थी। सभी सिद्धांतों और विवादित व्याख्याओं के बावजूद इस विसंगति की सही उत्पत्ति तय नहीं हो पाई। नंबर 11। जोनाथन जैकब ग्रॉस, सिबोलो, टेक्सास निवासी, 8 अक्टूबर 2010 को 30 वर्ष की उम्र में लापता हुए थे। उस दिन वह सिबोलो क्षेत्र से निकलकर कॉन्वर्स में एक नौकरी पर जाने के लिए गए थे, जो वहां से 8 मील दूर है। उन्हें आखिरी बार काली 1986 शेवी कैप्रिस स्टेशन वैगन में इलाके से जाते देखा गया था। जोनाथन कभी उस नौकरी पर नहीं पहुंचे और वही दिन आखिरी था जब किसी ने उन्हें देखा या उनसे कोई खबर सुनी। अगले दिन स्टेशन वैगन न्यू ब्रॉनफेल्स, टेक्सास में लावारिस मिली। इसे 1400 लूप 337 पर ग्वाडालूप नदी के पास हाईवे 46 पर छोड़ा गया था। अजीब था कि सभी दरवाजे लॉक थे और चाबियां कार में ही थीं। उनके साथ एक नोट था जिसमें अनिर्दिष्ट झूठों का जिक्र था और किसी अज्ञात व्यक्ति से सच बताने की मांग की गई थी। जांचकर्ताओं को एक खाली बंदूक केस भी मिला। अधिकारियों और K9 यूनिट्स ने इलाके की तलाशी ली, पर कोई सुराग नहीं मिला। गुमशुदगी के बाद उनके खातों में कोई वित्तीय गतिविधि नहीं हुई। उनके परिवार और दोस्तों का मानना है कि उनके बिना बताए गायब हो जाना उनकी आदत के खिलाफ था और वह अपनी बेटी को भी अपनी मर्जी से पीछे नहीं छोड़ सकते थे। जब उन्हें आखिरी बार देखा गया था, तब उन्होंने नीली आधी बाजू की बटन वाली शर्ट, जैतूनी रंग की कार्गो शॉर्ट्स और हल्के भूरे रंग के लो कट जूते पहने हुए थे। उनके पास जेम्स एवरी सिल्वर क्रॉस है। उनके ठिकाने के बारे में कोई भी जानकारी न्यू ब्राउनफील्ड्स पुलिस विभाग को 830-221 नंबर 10 पर दी जा सकती है। 2011 में सबसे बड़े डेटा उल्लंघनों में से एक हुआ, जिसने दुनिया को हिला दिया और आज तक उसके लिए किसी को सजा नहीं मिली। 20 अप्रैल से 14 मई तक प्लेस्टेशन नेटवर्क पर एक आउटेज हुआ, जो सोनी के नेटवर्क और क्यूरियोसिटी सेवाओं पर बाहरी घुसपैठ का परिणाम था। इस डेटा उल्लंघन में 77 मिलियन खातों की व्यक्तिगत जानकारी अज्ञात लोगों ने एक्सेस की। इस घटना ने प्लेस्टेशन 3 उपयोगकर्ताओं और प्लेस्टेशन पोर्टेबल खिलाड़ियों को प्रभावित किया। 17 से 19 अप्रैल के बीच हुए इस हमले के कारण सोनी ने 20 अप्रैल को प्लेस्टेशन नेटवर्क बंद किया। सोनी ने माना कि घुसपैठ के वक्त यूजर जानकारी एन्क्रिप्टेड नहीं थी, सिर्फ क्रेडिट कार्ड डेटा ही एन्क्रिप्टेड था, लेकिन हैकर्स
जिन चीजों तक पहुंचने में सफल रहे वे थी व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी, जिसमें यूजर नेम, पासवर्ड, घर का पता और ईमेल पता शामिल था। सोनी ने 1 हफ्ते बाद उपयोगकर्ताओं को बैंक स्टेटमेंट चेक करने की चेतावनी दी, जिससे संकेत मिला कि क्रेडिट कार्ड जानकारी भी लीक हो सकती थी। उपयोगकर्ताओं को घुसपैठ के लिए मुआवजा मिला, लेकिन यह रहस्य रहा कि इतिहास की सबसे बड़ी हैकिंग और अब तक की सबसे लंबी प्लेस्टेशन नेटवर्क बंदी के पीछे कौन था। तब से कई सिद्धांत सामने आए हैं जिनमें संभावित संदिग्धों के नाम लिए गए हैं, जो कि यूं ही शौकिया हैकरों से लेकर एनोनिमस तक शामिल हैं। इस घटना के पीछे निश्चित रूप से कोई पेशेवर था। उनकी हैकिंग न केवल बड़े पैमाने पर थी, बल्कि उन्होंने अपने अपराध का कोई सुराग भी नहीं छोड़ा, जिससे प्लेस्टेशन नेटवर्क की हैकिंग आज भी एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। नंबर 9। 2012 में 36 वर्षीय ली स्टीफन ऑक्स लेडविल, कोलोराडो में रहते थे और निर्माण में काम करते थे। ली का इतिहास उतार चढ़ाव भरा है, क्योंकि उनके खिलाफ अरापाहो काउंटी से गंभीर आपराधिक मामलों के 2 वारंट जारी है। उन्होंने सुलिवन निरोध केंद्र में सजा काटी और सख्त निगरानी में प्रोबेशन पर थे, जहां उन्हें रोज सुबह कॉल करनी और टखने वाला निगरानी उपकरण पहनना पड़ता था। कहा जाता है कि ली में हिंसक प्रवृत्तियां थी और वे रोजाना दवा लेते हैं, पर यह सार्वजनिक नहीं कि किस लिए। 29 अक्टूबर 2012 को ली लापता हो गए थे। वे क्लाइमेक्स खान के पास लीडविल के उत्तर में निर्माण स्थल पर थे। वही उन्हें आखिरी बार देखा गया। ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने वाहन में उस इलाके से चले गए थे। अधिकारियों को अगले दिन उनकी गुमशुदगी का पता चला, जब वे प्रोबेशन अधिकारी से नहीं मिले। हालांकि करीब 2 हफ्ते बाद ही पहला सुराग सामने आया। ये सुराग ली के वाहन की खोज से जुड़ा था, जो उनके साथ गायब हुआ था। यह वाहन सेलिडा, कोलोराडो के मेथोडिस्ट माउंटेन पर काउंटी रोड 110 के अंत में लावारिस मिला। वाहन में उनका मोबाइल, बटुआ और दवा मिली थी। जांचकर्ताओं को वाहन के अंदर या आसपास किसी भी आपराधिक हरकत के संकेत नहीं मिले। उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे उन्हें ली ऑक्स के ठिकाने का पता चल सके। वे कई साल से लापता है। अधिकारियों ने हत्या की आशंका से इनकार नहीं किया है। ली के बाल सुनहरे और आंखें नीली बताई गई हैं। उनकी लंबाई 5 फीट है और वजन लगभग 195 पाउंड है। उनके बाएं हाथ पर कई टैटू हैं और जानकारी 7195305728 पर डिटेक्टिव्स को दी जा सकती है। कोयोटे वैली, दक्षिणी सैन जोस और कोयोटे, कैलिफोर्निया की सीमा पर स्थित PG&E मेटकाफ ट्रांसमिशन सबस्टेशन सिलिकॉन वैली के घरों और व्यवसायों को बिजली देता है। 16 अप्रैल 2013 को यह सबस्टेशन एक अब तक अनसुलझे रहस्य का विषय बन गया, जिससे भारी नुकसान हुआ और जनता में डर बैठ गया, जो यह सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या यह कई बढ़ती घटनाओं में से सिर्फ पहली थी। उसी दिन मेटकाफ स्नाइपर हमला कैलिफोर्निया में तबाही लाया। ये सब रात 12:58 बजे शुरू हुआ, जब अज्ञात लोग छाया में चुपचाप घुस आए और AT&T फाइबर ऑप्टिक दूरसंचार केबलों की ओर बढ़े। उन्होंने सैन होजे के बाहर US रूट 101 के पास केबल्स को काट दिया, जिससे एक बड़े हमले की शुरुआत हो गई। रात 1:31 बजे निगरानी कैमरे सबस्टेशन को घेरने वाली चेन लिंक फेंस की ओर मुड़े और उन्होंने एक रोशनी की किरण रिकॉर्ड की, जिसे टॉर्च की रोशनी माना गया। रोशनी के बाद गोलियों की चिंगारियां फेंस से टकराईं, जिससे अलार्म और मोशन सेंसर चालू हो गए। कुछ मिनट बाद सेंटा क्लारा काउंटी शेरिफ विभाग को स्टेशन के पास एक इंजीनियर का फोन आया, जिसने हथियारों की फायरिंग की आवाज बताई। सुबह 3:15 बजे तक किसी को नहीं पता था कि ये तेज धमाके कहां से आ रहे थे। उसी वक्त एक PG&E कर्मचारी पहुंचा और मेटकाफ स्टेशन में भारी नुकसान देखा। पहला ट्रांसफार्मर, बैंक, जो अब बिगड़ चुका था, उसमें से 52,000 गैलन तेल लीक हो गया। जब उसी दिन अधिकारी वहां पहुंचे तो घटनास्थल पर गोलियों के खोखे मिले और तुरंत ही साफ हो गया कि यह हमला किसी पेशेवर द्वारा किया गया था। सैन्य विशेषज्ञों ने खाली ग्रेड खोखों पर उंगलियों के निशान न होने की बात कही। 17 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिनकी मरम्मत के लिए
$15 मिलियन की जरूरत थी। इसके बाद हुए ब्लैकआउट ने बिजली के मार्ग को बदलने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे कुछ इलाकों में पूरी तरह से बिजली चली गई। जिम्मेदारों की गिरफ्तारी और सजा पर इनाम घोषित होने के बावजूद हमलावरों की पहचान नहीं हो सकी और मेटकाफ स्नाइपर हमला अब भी अनसुलझा है। नंबर 7, क्रिस्टी लिन रिचर्डसन का जन्म 1952 में हुआ और 1972 में उन्होंने अपने हाई स्कूल के प्रेमी रोनाल्ड रिचर्डसन से शादी की। इस जोड़े ने कैस्पर वायोमिंग में 2 बच्चों की परवरिश की। 2013 में रोनाल्ड के निधन के बाद क्रिस्टी को वेस्ट येलोस्टोन हाईवे के 6800 ब्लॉक में स्थित रिचर्डसन ट्रकिंग व्यवसाय संभालना पड़ा। 2014 में अपने पति के निधन के 1 साल बाद 61 वर्षीय क्रिस्टी लापता हो गई। 6 अक्टूबर को क्रिस्टी को आखिरी बार 24वीं स्ट्रीट स्थित घर पर शाम 7:45 बजे देखा गया था। अगली सुबह सहकर्मियों को कुछ गलत महसूस हुआ। क्रिस्टी अगले दिन काम पर नहीं आई तो कर्मचारियों ने उसके परिवार को बताया। एम्बर अपने पति पीट के साथ रिचर्डसन के घर गई और देखा कि क्रिस्टी की कार अभी भी वहीं थी। वह अभी भी गैराज में थी। कुछ देर खोजने के बाद एम्बर ने पुलिस बुला ली। लापता महिला का घर बंद था, वाहन गायब नहीं थे, उसका मोबाइल बिस्तर पर और पर्स जिसमें $700 थे रसोई काउंटर पर मिला। हालांकि उसका गैराज डोर ओपनर जो आमतौर पर उसके पर्स में रहता था कहीं दिखाई नहीं दिया और उसकी चादरों पर एक तरल का दाग था जो शरीर के तरल जैसा लग रहा था, लेकिन कभी यह पुष्टि नहीं हुई कि वह क्या था। जांचकर्ताओं ने उसकी गुमशुदगी का समय उस शाम 7:45 से 11:30 के बीच का माना है। फोन रिकॉर्ड से पता चला उसने रात 8 बजे से ठीक पहले एक सामान्य कॉल का जवाब दिया था। रात 11:00 बजे अगली कॉल का जवाब नहीं मिला। वित्तीय रिकॉर्ड्स की जांच में जांचकर्ताओं को कंपनी के एक कर्मचारी द्वारा उन्हें भेजे गए प्रेम पत्र मिले। सामना किए जाने के बावजूद पत्र आना बंद नहीं हुए। कर्मचारी बर्ड बॉयल्स ने हाल ही में कंपनी छोड़ी थी। उससे कई बार पूछताछ हुई और फोन रिकॉर्ड से पता चला कि वो लापता रात 8 बजे से पहले उस इलाके में नहीं था। उसके बाद उसका ठिकाना अज्ञात है। उनका वर्णन किया गया है कि उनके बाल भूरे स्लेटी रंग के हैं और आंखें भूरी है। उनकी लंबाई 5 फीट 4 इंच और वजन लगभग 115 पाउंड था। उन्हें आखिरी बार कैप्री पैंट, सॉलिड रंग की शर्ट और फ्लैट जूते पहने देखा गया था। जानकारी कैस्पर पुलिस विभाग को 307, 235, 8202 पर दी जा सकती है। नंबर 6, 2014 और 2015 के बीच 5 स्वतंत्र नौसेना पायलटों ने दावा किया कि उन्होंने वर्जीनिया से फ्लोरिडा तक थियोडोर रूजवेल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर पर प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान अजीब अज्ञात वस्तुएं देखीं। नौसेना के पायलटों ने न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार के लिए बैठकर बात की, जिसने उनकी बातों को विस्तार से रिपोर्ट किया और हर देखी गई घटना के बीच समानताओं को उजागर किया। ये साक्षात्कार मई 2019 तक प्रकाशित नहीं हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइटर पायलटों ने ऐसी वस्तुएं देखी जिनमें इंजन या जेट प्लूम स्पष्ट नहीं था। उन्होंने हाइपरसोनिक गति पाई और असामान्य ऊंचाई पर उड़ सकते थे। बताया गया कि एक वस्तु समुद्र तल से 30,000 फीट ऊपर थी। यह इतनी तेज गति से आगे बढ़ सकती थी कि इंसानी पायलट के लिए वो जानलेवा साबित हो जाती। लेफ्टिनेंट रयान ग्रेव्स ने बताया कि ये चीजें पूरे दिन एयर स्पेस में रहती थी। दोपहर बेस लौटने पर ग्रेव्स एक सदमे में दिख रहे पायलट से मिले। उसने बताया कि वह और उसका विंगमैन साथ साथ उड़ रहे थे, तभी उनके बीच कुछ आ गया। उसने उस वस्तु को एक गोले के रूप में बताया जिसमें एक ट्यूब घिरी हुई थी और इस विवरण से सभी इंटरव्यू किए गए पायलट सहमत थे। ये मुठभेड़ें सिर्फ इन 5 लोगों तक सीमित नहीं थीं। कई दस्तावेजीकृत मामलों के कारण नौसेना के दिशा निर्देश बदले गए। प्रवक्ता जोसेफ ग्रेडिशर ने घटनाओं में बढ़ोतरी की घोषणा की और कहा कि उन्हें इन वस्तुओं के पीछे कौन है या वे क्या हैं पता नहीं। उनके पास घटना ट्रैक करने और घुसपैठ रोकने के लिए पर्याप्त डेटा नहीं था। जब ये मुठभेड़ें हो रही थी उस समय कई पायलटों ने अनुमान लगाया कि यह किसी अत्यधिक गोपनीय उन्नत ड्रोन कार्यक्रम का काम है, लेकिन कोई भी कंपनी या खुफिया एजेंसी कभी आगे नहीं आई और जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की। हवाई घटनाएं जारी रही, पर यह स्पष्ट नहीं हुआ
कि वे वस्तुएं क्या थी या कहां से आ रही थी। नंबर 5, ब्लैकली, ओरेगन के निवासी सैनफोर्ड डेविड राइस 2016 में 75 साल के थे। अपनी उम्र के बावजूद वह कभी कभी ट्रैकिंग का आनंद लेते थे और शारीरिक व मानसिक रूप से सक्षम माने जाते थे। उस साल 23 जून को सैनफोर्ड ऐसी ही एक छोटी यात्रा पर निकले, लेकिन वह घर वापस नहीं लौटे। अपने ब्लैकली घर से निकलने के बाद उनके बारे में फिर कभी कोई खबर नहीं मिली। सैनफोर्ड मेरियन लेक इलाके में हाईवे 22 के पास हाइकिंग पर गए थे। कई अन्य हाइकर्स ने उन्हें मेरियन लेक के पास उस इलाके में देखा था, लेकिन वह आदमी अपनी यात्रा से घर वापस नहीं लौट सका। उनकी गाड़ी तुरंत मेरियन ट्रेलहेड पर लावारिस हालत में मिली। वहीं अधिकारियों को उनकी एंट्री रसीदें भी मिली। रसीदों से पता चला कि सैनफोर्ड वहां सिर्फ एक दिन रुकने वाले थे और उनके पास पर्याप्त संसाधन थे। रेंजरों और पुलिस कर्मियों ने मिलकर इलाके की व्यापक तलाश शुरू की। ये पता नहीं चल पाया कि वो आदमी आखिरकार कहाँ गया और ना ही उस दिन वहां क्या हुआ इसका कोई संकेत मिला। परिवार और दोस्तों का मानना है कि वह अनुभवी हाइकर था और यह हाइकिंग दुर्घटना नहीं थी। काफी तलाश के बाद भी सैनफोर्ड नहीं मिला और वह तब से गायब है। लापता होने पर उसने सफेद शर्ट, शॉर्ट्स पहने थे और डोरी से कसने वाला बैग साथ था। उनका वर्णन किया गया है कि उनके बाल स्लेटी हैं और आंखें नीली हैं। उनकी लंबाई 5 फीट 6 इंच है और वजन लगभग 160 पाउंड है। उस समय उनकी दाढ़ी थी और जानकारी लेन काउंटी शेरिफ कार्यालय को 54196733950 पर एजेंसी केस नंबर 1610471 के साथ दी जा सकती है। नंबर 4, फरवरी मार्च 2017 में रेडिट यूजर्स ने एक अजीब अकाउंट देखा जो किसी डरावनी रहस्यमय चीज की ओर इशारा करता था। रैंडम और पॉपुलर थ्रेड्स के नीचे फुजिता गिकेन 00 एक अकाउंट ने टूटी फूटी अंग्रेजी में कई थ्रेड्स में मिलते जुलते मैसेज पोस्ट किए। रेडिट यूजर्स को सबसे ज्यादा मिला मैसेज था, मैं फुजिता गिकेन, थाईलैंड में मानवाधिकार समस्याओं का सामना कर रहा हूं, मदद करें। कुछ खोजबीन के बाद इंटरनेट यूजर्स ने थाईलैंड में फुजिता गिकेन फैक्ट्री का पता लगाया जो डाई, टूल्स, फिक्सचर और जिग्स बनाने में माहिर है। एक अनजाने से कमेंट में उस उपयोगकर्ता ने पावर हैरेसमेंट शब्द का इस्तेमाल किया। यह वाक्य जापानी में लिखा गया था और यह वाक्यांश वहां कार्यस्थल पर होने वाले दुर्व्यवहार के लिए अक्सर इस्तेमाल होता है। कई लोगों ने अंदाजा लगाया कि वह व्यक्ति जबरन मजदूरी का शिकार था और मदद मांगने की कोशिश कर रहा था। कई रेडिट समुदायों जैसे आरबीआई ने उस खाते की जांच की और फैक्ट्री से संपर्क किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। यह निर्धारित नहीं किया जा सका कि वह खाता असली था, किसी पीड़ित की हताश मदद की पुकार थी या फिर इंटरनेट पर किया गया कोई मजाक था। 1 महीने बाद खाता शांत हो गया। किसी को नहीं पता उन्हें परेशानी से निकाला गया या नहीं। नंबर 3, बेसिल टोल्सन जूनियर हेजल ग्रीन, केंटकी से है और जून 2018 में 32 साल की उम्र में गायब हुए थे। 2 जून को उन्होंने ट्रिनिडैड, कैलिफोर्निया से आखिरी बार परिवार से संपर्क किया। उन्होंने कथित तौर पर अपने परिवार को बताया था कि वे ट्रिनिडाड इलाके में एक गांजा फार्म पर काम कर रहे हैं। इस बातचीत के बाद परिवार को उनकी कोई खबर नहीं मिली। वह अक्सर अर्काटा प्लाजा, केन रोड और रेडवुड नेशनल स्टेट पार्क्स के पास ओरेक जाते थे। परिवार और दोस्तों ने कुछ हफ्तों तक खबर न मिलने पर हम्बोल्ट काउंटी शेरिफ को गुमशुदगी की रिपोर्ट दी, जिसने सुरागों के आधार पर बताया कि वो फ्रेश वाटर लैगून इलाके में थे। फ्रेश वाटर लैगून ओरेक और ट्रिनिडैड के बीच रेडवुड क्रीक के मुहाने पर स्थित है। इलाके में तलाश के बाद भी उनका सुराग नहीं मिला। बेजिल के परिवार सोशल मीडिया पर जानकारी मांगते हैं और फाइंडिंग बेजिल टोल्सन फेसबुक ग्रुप में अपडेट, सुराग व संदेश पोस्ट करते हैं। ये गुमशुदगी आज तक अनसुलझी बनी हुई है। बेजिल की आंखें हेजल और बाल भूरे हैं। वह 6 फीट लंबा और 180 पाउंड का है। जानकारी हम्बोल्ट काउंटी शेरिफ के कार्यालय को 707 445 7251 पर दी जा सकती है। नंबर 2, दक्षिणी टिबुरॉन प्रायद्वीप के पश्चिमी हिस्से में स्थित
ग्रैंड अंस विभाग हैती के 10 विभागों में से एक है। लेकिन 14 अप्रैल 2019 को ग्रैंड अंस एक दिलचस्प रहस्य से जुड़ गया और वो दुनिया के उन कई स्थानों में से एक बन गया जहां अज्ञात शोर सुनाई दिए। इसी रविवार को दोपहर 3 से 4 बजे के बीच ग्रैंड अंस की सड़कों पर एक विशाल रहस्यमय शोर गूंज उठा। निवासियों ने इसे एक बड़ा धमाका बताया और शुरू में वे ज्यादा चिंतित नहीं थे। उन्हें लगा कि इसका कोई स्पष्ट कारण होगा, लेकिन जब उन्हें पता चला कि अधिकारी इस शोर के स्रोत का पता नहीं लगा पा रहे हैं और न ही इसके कारण को समझा जा सकता है, तो वे अचानक डर से भर गए। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि यह किसी ज्वालामुखी के जागने की आवाज थी, लेकिन यह जगह किसी भी ज्वालामुखी के लिए जानी नहीं जाती थी। यहाँ केवल 2 ज्वालामुखी थे जो निष्क्रिय थे और प्रभावित क्षेत्र से काफी दूर स्थित थे। भूविज्ञान और ज्वालामुखीय गतिविधि के विशेषज्ञों ने इस विचार को खारिज कर दिया कि ग्रैंड अंस डिपार्टमेंट में हुआ धमाका भूकंप या ज्वालामुखी के कारण हुआ था, और इसके बजाय उन्होंने यह अनुमान लगाया कि यह एक उल्कापिंड था जो वायुमंडल में फट गया और जमीन पर गिरा। लेकिन कोई टकराव बिंदु नहीं मिला। इस अजीब घटना और छोटी जांच के बाद इसका फिर कभी जिक्र नहीं हुआ। यह केवल कुछ लेखों, संक्षिप्त व्याख्याओं और छोटे सिद्धांतों में ही है। विस्फोट के 2 दिन बाद और ग्रैंडास से 6 घंटे की दूरी पर रिक्टर स्केल पर 3.8 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। यह कभी साबित नहीं हुआ कि दोनों में संबंध था या नहीं, लेकिन रहस्यमय विस्फोट और भूकंप ने समुदाय को सतर्क कर दिया। नंबर 1, अमांडा निकोल टाउन का जन्म 1992 में रूथ एन के यहां हुआ। कहा जाता है उसका अतीत परेशानियों से भरा था और वह फ्लोरिडा के फेल्स मेयर में रिश्तेदारों के साथ घर बदलती रही। 2020 में 27 साल की अमांडा एक बारटेंडर और वेट्रेस के रूप में काम कर रही थी, लेकिन मार्च तक उसने उस प्रतिष्ठान में अपनी नौकरी खो दी थी। 2 मार्च को वह अपनी मौसी के निवास स्थान फेल्स मेयर की 99वीं स्ट्रीट पर 13,400 नंबर वाले पते पर पहुंची। जब वह पहुंची रात के 3 बजे थे और उसकी मौसी व उनके पति सो रहे थे। उसने बड़े बेटे से कहा कि वे उसके बॉयफ्रेंड के घर नॉर्थ हिकॉरी, जो आधा मील दूर है, पैदल जाएंगे। अमांडा उस रात बॉयफ्रेंड के घर नहीं पहुंची और उसके बाद दोस्त व परिवार ने उससे कुछ नहीं सुना। 3 दिन बाद संपर्क न होने पर इंडियन रिवर काउंटी शेरिफ के कार्यालय में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज हुई। तब से उसके बैंक, फोन या सोशल मीडिया पर कोई गतिविधि नहीं हुई। अधिकारियों को ऐसे निजी सामान मिले जो लापता महिला के माने जा रहे हैं। वे सामान 141वीं एवेन्यू पर CC 55 नहर के पास छोड़े गए थे, जो उसकी आंटी के घर से 2 मील दूर है। 4 दिन बाद जांचकर्ताओं ने एक घर में तलाशी वारंट के साथ छापा मारा। एक नीला GMC सिएरा पिकअप ट्रक, उस संपत्ति से एक नीला GMC सिएरा पिकअप ट्रक समेत कई चीजें बरामद हुईं और इस ट्रक को लापता होने की घटना से संभावित रूप से जुड़ी एक अहम वस्तु के तौर पर दर्ज किया गया। अमांडा टाउन्स के मामले में किसी आपराधिक कृत्य की आशंका है और जांच जारी है। कोई भी जानकारी इंडियन रिवर काउंटी शेरिफ के कार्यालय को 72256966700 पर दी जा सकती है। देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं, साथ ही सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। मेरा नाम टॉप 5 अननोन्स है। अगली वीडियो में मिलूंगा।